स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी दबाव समूह की परिभाषा और इसके लक्षण पर। साथ में हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को भी समझा। वीडियो के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे दबाव समूह के वर्गीकरण, कार्यप्रणाली, महत्व और दोष पर। आइए अब हम शुरू करते हैं दबाव समूह के वर्गीकरण से। दबाव समूह का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। कई विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया है और अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किए जाने के कारण दबाव समूह का वर्गीकरण काफी कठिन कार्य है। लक्ष्य की दृष्टि से दबाव समूह के दो वर्ग हो सकते हैं, पहला स्वार्थी और दूसरा लोकार्थी। स्वार्थी वर्ग जैसे मजदूर संघ, शिक्षक संघ, व्यापारी संघ इत्यादि, जो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि तक संगठित होते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकार पर दबाव बना करके अपनी मांगे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लोकार्थी दबाव समूह का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है, जैसे नारी कल्याण संघ, ग्राम विकास समिति, पर्यावरण सुरक्षा मंच इत्यादि। ऐसे ही दबाव समूह का और भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे औपचारिक या अनौपचारिक दबाव समूह, अल्पकालिक या दीर्घकालिक दबाव समूह, स्थानीय या क्षेत्रीय दबाव समूह, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय इत्यादि प्रकार के दबाव समूह हो सकते हैं। ब्लोंडेल ने भी दबाव समूह का वर्गीकरण किया है। ब्लोंडेल ने अपने वर्गीकरण में दबाव समूह के दो प्रकार बताए हैं। पहला सामुदायिक दबाव समूह, जो वर्ग या समुदाय के आधार पर संगठित होते हैं। इसके दो प्रकार हैं, रूढ़िगत और दूसरा संस्थात्मक। दूसरा प्रकार है संघात्मक दबाव समूह। संघात्मक दबाव समूह के भी दो प्रकार बताया गया है। पहला संरक्षणात्मक दबाव समूह, जो संरक्षण की सोच रखने वाले लोगों का समूह होता है। दूसरा उत्थानात्मक दबाव समूह, जो विकास की सोच रखने वाले लोगों का समूह होता है। आमंड ने भी दबाव समूह का वर्गीकरण किया है। इन्होंने दबाव समूह को हित समूह का नाम दिया और इनकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर इनके चार प्रकार बताए। पहला संस्थानात्मक दबाव समूह। इस तरह के दबाव समूह किसी दल, किसी संस्था या प्रतिष्ठान द्वारा स्थापित या पोषित होते हैं। इसके सदस्य विभिन्न संस्थाओं की छत्रछाया में रहकर सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड, कर्मचारी संघ, पुलिस कल्याण समिति, बैंक कर्मचारी संघ इत्यादि। दूसरा सामुदायात्मक दबाव समूह। ऐसे दबाव समूह जो सिर्फ अपने ही समुदाय के लिए कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी संगठन, कृषक संगठन, गन्ना उत्पादक संघ इत्यादि। तीसरा असामुदायिक दबाव समूह। असामुदायिक दबाव समूह जाति, धर्म, वंश जैसे परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। और चौथा प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये प्रदर्शनकारी दबाव समूह विरोध प्रदर्शन और प्रत्यक्ष कार्यवाही पर विश्वास करते हैं और इनके लिए ये असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। अब तक हमने दबाव समूह का वर्गीकरण को समझने का प्रयास किया। अब हम दबाव समूह की कार्यप्रणाली को समझते हैं। पहला है लॉबिंग अथवा लामबंदी। लॉबिंग का सामान्य अर्थ होता है व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित करना ताकि अपने हितों के आधार पर कानूनों का निर्माण कराया जा सके। दबाव समूह के सदस्य व्यवस्थापिका के अधिवेशन के समय किसी विशेष विधेयक पर कानून बनाने
या न बनाने के लिए व्यवस्थापिका के सदस्यों पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं और उनसे व्यक्तिगत संपर्क बढ़ा करके उनसे अपनी बातें मनवाने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी देशों में, खासतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसका महत्व बढ़ गया है। इसलिए कभी कभी लॉबी को विधानमंडल का तीसरा सदन भी कहा जाता है। लॉबिस्ट 3 तरह से कार्य करते हैं। पहला, शासन को प्रभावित करना, और दूसरा, अपने हितों की पूर्ति कराना, और तीसरा, आंकड़ों को प्रकाशित करना। और इसके लिए बड़े कार्यालय होते हैं जहां हजारों अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं। दूसरा, प्रचार व प्रसार के साधन। दबाव समूह अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए और लोगों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए प्रेस, रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविजन सेवाओं आदि का प्रयोग करते हैं ताकि अपने हितों को पूर्ण करा सके और अपनी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तीसरा, आंकड़े प्रकाशित करना। दबाव समूह अपने पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए समय समय पर आंकड़े एकत्रित करती है और आंकड़ों को प्रस्तुत करती है ताकि वो अपनी समस्याओं को और अपने वर्ग की समस्याओं को शासन तक अपने आंकड़ों के माध्यम से पहुंचा सके। चौथा, गोष्ठियां आयोजित करना। दबाव समूह कभी कभी गोष्ठियां, वार्ताएं, भाषणमालाएं और सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां वे शासन, प्रशासन, नीति निर्माताओं को आमंत्रित करते हैं ताकि उनके मत को अपने पक्ष में कर सकें और उनके माध्यम से अपनी मांगों को पूरी करा सकें। पांचवा, रिश्वत, बेईमानी या अन्य उपाय। दबाव समूह अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु येन केन प्रकारेण कोई भी उपाय कर लेते हैं। जैसे हमने इनके लक्षण में पढ़ा था कि दबाव समूह संवैधानिक माध्यमों का प्रयोग करके अपने हितों की पूर्ति करते हैं, परंतु कभी कभी ये रिश्वत और बेईमानी जैसे असंवैधानिक तरीकों को अपनाकर अपने हितों को पूर्ण करने के लिए शासन पर दबाव डालते हैं। छठवां, न्यायालय की शरण। दबाव समूह के तमाम कोशिशों के बावजूद जब ऐसे कानून बन जाते हैं जो उनके हितों को आघात पहुंचाने वाले होते हों और दबाव समूह के पास और कोई उपाय शेष न रहता हो, ऐसी स्थिति में दबाव समूह अपने पक्ष में न्याय पाने की इच्छा से न्यायालय में याचिका दायर करते हैं और न्यायालय के निर्णय को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। सातवां, संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि। दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, किंतु दबाव समूहों की यह कोशिश रहती है कि उनका कोई प्रभावशाली पक्षधर संसद के लिए मनोनीत या चयनित हो जाए, जिनके माध्यम से ये अपने उद्देश्य की पूर्ति करा सके। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन से तत्व हैं जो दबाव समूहों की भूमिका को निर्धारित करते हैं। पहला, शासन व्यवस्था का स्वरूप। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अतः ऐसे देशों में दबाव समूह के अस्तित्व को न केवल स्वीकार किया गया है, परंतु समय समय पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूह और शासन के बीच निरंतर संपर्क की स्थिति होती है, जबकि सर्वसत्तावादी और सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में दबाव समूह की भूमिका गुप्त और अत्यंत सीमित होती है और इनके कार्य और इनकी गतिविधियां शासन के उद्देश्यों तक ही सीमित होते हैं। दूसरा,
राज संस्कृति और सामाजिक स्थिति। सभ्य, विकसित, आधुनिकीकृत और औद्योगिक समाज में दबाव समूह की सक्रियता अधिक दिखाई देती है, क्योंकि इस तरह के समाज में लोग शिक्षित होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और अपने अधिकारों को, अपनी समस्याओं को इस दबाव समूह के माध्यम से शासन तक पहुंचाना चाहते हैं और शासन पर दबाव डालकर अपनी मांगों को पूर्ण करना चाहते हैं। जबकि अर्धसभ्य, संकुचित सोच वाले और अशिक्षित समाज में दबाव समूह की भूमिका हमें संकीर्ण दिखाई देती है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होते और संकीर्ण सोच वाले होने के कारण अपनी मांगों को शासन तक नहीं पहुंचा पाते और शासन से अपनी मांगों की पूर्ति भी नहीं करा पाते। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में दबाव समूह की भूमिका का प्रभाव हमें कम दिखाई देता है। तीसरा, राजनीतिक दलों की स्थिति। विश्व भर के देशों में कई तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनाए हुए हैं। बहुत सारे देश हैं जहां पे हमको द्विदलीय व्यवस्था दिखाई देती है, बहुत से देश हैं जहां पर बहुदलीय व्यवस्था दिखाई देती है। द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में दबाव समूह का प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, किंतु बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में बहुत से राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो सत्ता तक नहीं पहुंच पाते और अपने स्तर पर ये दबाव समूह के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। चौथा, दबाव समूहों का काल, स्वरूप एवं कार्य संचालन। जो दबाव समूह काफी लंबे समय से सक्रिय हैं, साथ में जिनकी आर्थिक स्थिति, कार्यक्षमता और कुशल नेतृत्व होता है, ऐसे दबाव समूह अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं जिन दबाव समूहों को की आर्थिक स्थिति, उनकी कार्यक्षमता और कुशल नेतृत्व प्राप्त नहीं होता है। आइए हम अब इन दबाव समूहों के कार्य, महत्व और उपयोगिता पर चर्चा करते हैं। जर्मन अमेरिकन प्रोफेसर और राजनीति विचारक कार्ल जोआकिम फ्रेडरिक ने लिखा है, क्या कूड़ा ढोने वाले और क्या राजनीति शास्त्र के गंभीर छात्र सभी इन दबाव समूहों को हेय दृष्टि से देखते थे। इन्हें ऐसी पार्श्विक शक्ति माना जाता था जो प्रजातंत्र की आधारशिला को नष्ट करने पर तुली है। फ्रेडरिक इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में दबाव समूहों को अनैतिक संगठन के रूप में देखा जाता था, परंतु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों के महत्व को समझा जाने लगा। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इनके महत्व के कारण प्रोफेसर सैमुअल एडवर्ड फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसी तरह से थर्स्टेन सेलिन और रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार भी कहा है, जबकि डी मैकिन ने इन्हें अदृश्य सरकार का नाम दिया है। इसलिए दबाव समूह के कार्यों की विवेचना और उनकी उपयोगिता तथा महत्व को समझना आवश्यक है। इन्हें हम इन बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में लोकतंत्र में आम सहमति का होना आवश्यक है। दबाव समूह आम सहमति बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है ताकि सार्वजनिक नीतियों का या तो समर्थन कर सके या उनका विरोध कर सके। अतः हम लोग जनमत संग्रह की भूमिका के संबंध में दबाव समूह को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में सरकार के पास हर जानकारी उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में दबाव समूह आंकड़े एकत्रित करते हैं, शोध करते हैं और सरकार को समाज की कठिनाइयों से अवगत कराते हैं ताकि सरकार उचित नीतियों का निर्धारण कर सके और योजनाएं बना सके। तीसरा, शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में कई दबाव समूह ऐसे होते हैं
जो अपने प्रभाव के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और यथासंभव सरकार उनकी मांगों को पूर्ण करती है। अतः समाज की समस्याओं को, हर वर्ग की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का एक उचित माध्यम दबाव समूह है। चौथा, सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। शक्ति पृथक्करण के बावजूद वर्तमान में शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है और जब शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, ऐसे समय में सरकारें निरंकुश होने लगती हैं। निरंकुश सरकार कभी कभी आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में दबाव समूह सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। पांचवा, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। दबाव समूह समाज के उन वर्गों की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करती है जिनकी तरफ शासन का ध्यान नहीं होता है। दबाव समूह अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति से जुड़े होने के कारण अपनी समस्याओं को और समाज की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी के आधार पर शासन योजनाएं बनाती है। इस तरह से दबाव समूह शासन और समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। छठवां, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों और राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि दबाव समूह के माध्यम से समाज की कठिनाई और समाज की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। इसीलिए दबाव समूह को गैर सरकारी संचार सूत्र भी कहा जाता है। सातवां, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक। वर्तमान समय में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के बावजूद समाज के कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समुदाय के लोग हैं, कई व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जिनको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग आपस में संगठित होकर के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आठवां, विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य। हमारे देश और राज्यों में कई ऐसे नियम, कानून और नीतियां बनाई गई हैं जिनके पीछे निश्चित रूप से दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ऐसे ही कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके पीछे दबाव समूहों का योगदान रहा है। इसीलिए इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राणवायु भी कहा जाता है। कुछ विद्वान दबाव समूहों को पापात्मा के रूप में चित्रित करते हैं और उनकी आलोचनाओं के पीछे जो तर्क देते हैं वो जो इस तरह है। पहला, दबाव समूह अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में यह मांग की जाती है कि जो व्यक्ति, संस्था, समूह या संगठन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं वे जनता के प्रति उत्तरदायी हों। किंतु दबाव समूह जिन गतिविधियों का संचालन करते हैं, जिन कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, ये जनता के प्रति कहीं भी उत्तरदायी नहीं होते। ये सिर्फ अपने हितों के लिए और अपनी मांगों के लिए ही कार्य करते हैं। यही कारण है कि आलोचक दबाव समूह को अप्रजातांत्रिक मानते हैं। दूसरा, संकीर्णता के प्रतीक। जैसे कि हम जानते हैं, दबाव समूह स्थानीय या वर्गीय हितों को ध्यान में रख करके अपना संगठन बनाते हैं।
ये पूरे राष्ट्र और समाज के हितों को ध्यान में नहीं रखते और इसीलिए अपने वर्गीय हितों को पूर्ण करने के कारण सार्वजनिक हितों को हानि पहुंचती है और सार्वजनिक हितों को ध्यान में न रख करके ये केवल स्थानीय हितों पर ही ध्यान देते हैं। तीसरा, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जिनके वित्तीय व्यवस्था मजबूत नहीं होती, जिन्हें कुशल नेतृत्व प्राप्त नहीं होता। इसके कारण ये अपने उचित मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते और उनकी मांगे कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिन्हें उचित और कुशल नेतृत्व प्राप्त होता है। कभी कभी ये अपने अनुचित मांगों को भी सरकार पर दबाव डालकर पूर्ण करा देते हैं। यही कारण है कि अनुचित मांगों को पूर्ण करने के कारण सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है। चौथा, भ्रष्ट आचरण। दबाव समूह अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी ये असंवैधानिक साधनों जैसे रिश्वत और बेईमानी जैसे कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। पांचवा, अंतरराष्ट्रीयता में बाधक। कुछ मजबूत संगठन या दबाव समूह शासन पर शस्त्र निर्माण एवं शस्त्रों के क्रय विक्रय हेतु दबाव डालते हैं। ऐसा करने से देश और विश्व में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और साथ ही साथ कभी कभी युद्ध जैसी स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं। इसीलिए ये दबाव समूह की आलोचना की जाती है, क्योंकि यह विश्व शांति के विरोध के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूहों के बारे में उपयुक्त बातें संवैधानिक रूप से सही हो सकती हैं, परंतु वे निश्चित रूप से समाज में व्यापक दृष्टिकोण तैयार करते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। अभी तक हमने दबाव समूह को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि 2 भागों में प्रस्तुत मेरे वीडियो से आप दबाव समूह के विभिन्न पहलुओं को समझ गए होंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।